ये क्वेश्चन पेपर ठीक एक साल पहले जून 2023 में आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया था। तो ठीक एक साल पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके आने वाले अप्लाइड मैथ्स 2 के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत कारगर साबित होगा। एक आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे रिपीट हो, डिजिट थोड़ा चेंज हो जाती है और रिपीट भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो समझो कि आपका पूरा साल भर का पढ़ा हुआ एक साइड और ये क्वेश्चन पेपर को समझना एक साइड। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, एकांत में बैठिए, कॉपी पेन साथ में लीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जैसे आपको हम ऑफलाइन क्लास में बताते हैं सेम ऐसे ही आपको बैठना है। समझ लीजिए कि रियल में टीचर सामने खड़ा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई बर्तन की आवाज नहीं, कोई मम्मी पापा की आवाज नहीं कि खाना खा लो बर्तन धुल लो, ये कुछ नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके 1 घंटा निकालिए और बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। ये 1 घंटा आपका एक तरफ और पूरे साल की मेहनत एक तरफ होगी, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स 2 का जो क्वेश्चन पेपर है ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक है, और 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 1 से 12 तक क्वेश्चन है, उसमें आपको 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का सेक्शन ए है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक सेक्शन बी है। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 में से आपको 5 करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो 6 पंजे 30, 30 मार्क्स का सेक्शन सी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी भी क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक है। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसमें से 5 करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं, 5 करने हैं। और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 30 मार्क्स का और सेक्शन सी 50 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट कि इवेलुएट, यहां पे क्या है स्टूडेंट, यहां पे गलती से जो है मिसप्रिंट हो गया, ऐसा लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप। हाँ, तो ये होता है फैक्टोरियल, जो एल के अंदर नंबर होता है ना, इसको फैक्टोरियल 5 बोलते हैं। और अगर एल को उल्टा कर दो और फिर 5 लिखो, इसको बोलते हैं गामा 5। गामा, ये गामा का साइन है और ये फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, तो फैक्टोरियल सेकंड सेमेस्टर में अभी है नहीं आपके पास, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऊपर की एल उल्टा हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, इसको गामा समझिएगा। ठीक है, तो इवेलुएट गामा 5, गामा 5 का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप गामा 5 का मान बताना आपको। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि डिटेल लेक्चर इसका गामा फंक्शन का एक डिटेल लेक्चर है, उसमें उसको जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस केवल एक लेक्चर से और बिल्कुल इजी है। एक तो 2 मार्क्स का कंफर्म होगा और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है, थोड़ा डिजिट चेंज होती है। तो उस वीडियो लेक्चर को अगर आपने 40-50 मिनट का है उसको देख लिया तो 10 और 2 12 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा, लेकिन पहले अभी यहां पे ध्यान दीजिए, गामा 5 का मान निकालना है, उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आप बिल्कुल भी जानकारी नहीं रख रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, इसलिए देखना जरूरी है, और अगर पहले से आपने देखा हुआ है तो तब आप यहां से समझ में आसानी से आ जाएगा। अच्छा, तो गामा 5 का मान निकालना है स्टूडेंट, तो क्या करना है, देखिए गामा 5, अगर गामा के अंदर एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, मतलब 5/2 टाइप नहीं है या 7/2 टाइप नहीं है, हाँ, फ्रैक्शन में नहीं है, कंप्लीट नंबर है, हाँ, नेचुरल नंबर है। तो तब गामा निकालना हो, किसी नेचुरल नंबर का गामा निकालना हो, गामा 5, तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो। क्या करो, 5 में से एक कम करो, -1, 5 - 1 करके फैक्टोरियल में बदल जाता है। अगर गामा का मान निकालना हो नेचुरल नंबर का तो एक कम करके फैक्टोरियल में बदल जाता है, एक कम कर दो तो ये फैक्टोरियल, गामा की जगह फैक्टोरियल हो जाता है और फैक्टोरियल का साइन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन।
तो ये हो जाए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आंसर है ये, बस इतना है, तो 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि भाई बताइए गामा 7 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक कम करके फैक्टोरियल लगा देंगे, सॉरी ये 7 होगा ना, 7 माइनस 1 करके 6 हो जाएगा। हाँ, 6 फैक्टोरियल में बदल जाएगा। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस। ऐसे ही मैं अगर आप बोलूं कि ये तो फैक्टोरियल है, गामा 4 का मान बताइए भैया, तो एक कम कर दो 4 माइनस 1 और फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नेचुरल नंबर की जगह पे फ्रैक्शन में आया, मान लीजिए 5/2 आया, गामा 5/2 का मान बताइए जी, तब क्या करोगे, तो जरा ध्यान देना, ये भी आता है या ये आता है या फिर ये आता है, लेकिन कंफर्म है कि आएगा इनमें से एक, या फ्रैक्शन में आएगा या नेचुरल नंबर आएगा। ओके, तो अगर गामा 5/2 आता है तो हम क्या करते हैं, तब इसको आप फैक्टोरियल में नहीं बदल सकते, ध्यान देना इस चीज का, फैक्टोरियल में नहीं बदल सकते हैं। तब उसको मेरे एक एक शब्द पे गौर कर दिए, इसीलिए मैं बोला पहले स्टार्टिंग में कि एकांत में बैठिए भैया, एकांत में बैठिए, कॉपी पेन साथ में लेके, कुंडी मार दो कमरे की, कोई डिस्टर्बेंस ना करे, लेकिन कुंडी मार के कुछ गड़बड़ और फालतू चीजें मत देखना, केवल इसी की चीज देखना है, जो हम वीडियो लेक्चर बता रहे हैं इसी को देखना है। ठीक है, ओके। 5/2 का गामा 5/2 की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए तो क्या करोगे भैया, हाँ, तो क्या करेंगे आप, इसमें क्या करना है, इसको फैक्टोरियल में नहीं बदल सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, डिटेल में समझना है तो वीडियो लेक्चर मैंने लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लेना। ठीक है, अच्छा, अगर इसको करना है तो फ्रैक्शन में अगर दे रखा 5/2, तो हम क्या करते हैं कि इससे एक कम करके, 5/2 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 2 एकम 2, 5 में से 2 के 3, 3/2 होता है। ठीक है, तो एक कम करके शुरू करते हैं 3/2, एक कम करके यहां नंबर लिख देते हैं, फिर इनटू, फिर इसमें से 3/2 में से एक और कम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो जैसे ही 1/2 आता है, उसके बाद हम मैं ये शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं इसको, उसके बाद हम गामा 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 आता है उसके बाद हम इंटू गामा 1/2 और लिख देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 3/2 इंटू 1/2 इंटू, और याद रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, कभी कभी ये भी आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, याद रखना। तो ये रूट पाई लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये 3 एकम 3 रूट पाई अपॉन 2 2 जा 4, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7/2 आ गया जी, अब बताओ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/2 तो मैंने बता दिया, गामा 7/2 का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 7/2 का मान निकालना, एक कम करके शुरू कर दो, 7/2 में से एक कम करेंगे तो 5/2 होगा, 5/2 से शुरू करेंगे, 5/2 इंटू, फिर 5/2 में से एक कम करेंगे 3/2 इंटू, फिर एक कम करेंगे तो 1/2 इंटू, जैसे 1/2 आया तो गामा 1/2 और लिख दो, खत्म बात। अब इनका मल्टीप्लाई इसकी जगह रूट पाई आंसर कर दो। ठीक है, गामा 9/2 की मान निकालना है भैया, क्या करोगे, एक कम करेंगे तो 7/2 होता है, फिर एक कम करके 5/2 होता है, फिर एक कम करके 3/2 होता है, फिर एक कम करके 1/2 होता है, जैसे 1/2 आएगा तो गामा के अंदर 1/2 लिख दिए, इन सब का मल्टीप्लाई किया, इसके जगह रूट पाई लिख दिया, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, हाँ? तो लिख देंगे सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, बस ये आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब होता क्या है स्टूडेंट कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे आप हर पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है, कोई सा भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे, हर पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। और अगर बोला जाए कि y एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो y एक्सिस पे हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है और। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है।
कोऑर्डिनेट का है तो कोई दिक्कत। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, अगर ये पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बताइए तो फिर आप वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछे जाते तो एक्स इक्वल टू 0 लिख देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए इवेलुएट इंटीग्रेशन। हाँ, तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन e की पावर 7x प्लस 2 dx। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम दो मेथड से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं आपको, शॉर्टकट मेथड कि इंटीग्रेशन e की पावर 7x प्लस 2 dx को सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू, देखिए आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x मात्र एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन सेम खुद वही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस c तो लगता ही है इंडेफिनिट में, है ना। तो e की पावर 7x प्लस 2 का भी e की पावर 7x प्लस 2 ही होगा। जब e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 7x प्लस 2 का e की पावर 7x प्लस 2। बट ध्यान देना, बट डिवाइड में आता है जो x जो e की पावर में है उसमें x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां 7 है तो डिवाइड में 7 भी आ जाता है, और प्लस c तो आता है। आंसर ये है जी आपका शॉर्टकट तरीका। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर -3x -5 है, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या करेंगे, सेम ही e की पावर -3x -5 होगा इसका इंटीग्रेशन, और डिवाइड में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट -3 है तो -3 डिवाइड में आएगा, प्लस c आंसर। बस ऐसे करना है, ये है शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका है, सेकंड मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको लेट कर लीजिए, i मान लो, इंटीग्रेशन e की पावर 7x प्लस 5 dx, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, e की पावर x, e की पावर में जो है अगर x के अलावा और कुछ है, बड़ा फंक्शन है, तो उसको t मान लेते, ठीक है। तो लेट या पुट कर दो, है ना, पुट 7x प्लस 5 इज इक्वल टू t, e की पावर में जो भी है उसकी जगह t रख दो, और t रखेंगे, और क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करो, तो x7 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और 5 का 0, तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो 7 रह जाएगा, और dx साथ में लगता है और t का dt रहता है, ठीक है। इन इक्वेशन, ये हम इक्वेशन 1 में रखना है, ये हम इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं कैसे इसको करते हैं, ठीक है, कैसे मानते हैं, ठीक। अब 1 में रखेंगे इसको, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर हो जाएगा t, हाँ, क्योंकि 7t, और dx की जगह क्या होगा, dx की जगह 7 डिवाइड में जाएगा, dt बटे 7, जो बटे 7 है इसको 1/7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं। ओके, अब 1/7 तो बाहर है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, और प्लस c, और t अपनी तरफ से माना था आपने 1/7 तो है ही, e की पावर t जो माना था वो 7x प्लस 5 को माना था, तो वापस रख दो t की जगह 7x प्लस 5 प्लस c, आंसर। ये है प्रॉपर तरीका। आप चाहो तो इससे करो, इससे करो, जिससे भी करना है, मार्क्स फुल बटे फुल ही मिलेंगे, 2/2 ही मिलेंगे, इसमें भी 2 मिलेंगे, इसमें भी 2 मिलेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको अच्छा लग रहा है उससे करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन का है डिटेल लेक्चर हम बना चुके हैं, इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट अलग है और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा पूरे साल भर, नहीं पढ़ा होगा अभी भी समय है, तो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर लग रहे हैं आपको उनको देख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो भैया एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर तो जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए, अगर आपको मैथमेटिक्स में पास होना है तो, क्योंकि भैया मैथमेटिक्स में बैक, सबसे ज्यादा बैक आती है मैथमेटिक्स में, इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। हाँ, आपके पास ये वैल्यूज दे रखी हैं 4, 6, 7, 6, 7, 8, 7, ठीक है।
ये वैल्यूज दे रखी हैं और इसका मॉड निकालना है, तो इसको केवल x की वैल्यूज दे रखी है तो इसको अनग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है। मॉड मतलब बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक निकालना है तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मैं डिटेल लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है, डिटेल लेक्चर में बता चुका हूं कि ग्रुप डाटा का मॉड कैसे निकाला जाता है और अनग्रुप डाटा का मॉड कैसे निकाला जाता है। हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं और वीडियो लेक्चर की प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है स्टैटिस्टिक्स की वो भी हम अपलोड कर चुके हैं। मॉड के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मीन मीडियन मॉड, हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी के तीन टाइप होते हैं, मीन मीडियन मॉड, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। मीडियन भी आया है कई बार, मीन भी आया है, तो इस बार मॉड आ रखा है, ठीक है। तो इसलिए आपको मीन मीडियन मॉड दोनों का, तीनों का अनग्रुप डाटा का मीन मीडियन मॉड निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जो आप क्वेश्चन पेपर, और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के जितने क्वेश्चन पेपर, पिछले 4-5 सालों के जितने क्वेश्चन पेपर आपके सेमेस्टर एग्जाम पूछे गए वो सब हमने सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं। आप मैथ्स गुरुजी एंड नोटेल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी अप्लाइड मैथ्स 2 के नाम से। अप्लाइड मैथ्स 2 की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें अप्लाइड मैथ्स 2 के सारे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बैच खरीदते हैं, मीन्स कि ऑनलाइन भी ट्यूशन फीस दे के पढ़ रहे हैं या फिर कहीं ऑफलाइन जा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और सीरियल तरीके से लेक्चर देखेंगे और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। लेकिन समझते नहीं क्योंकि हम देखते ना उस हिसाब से पढ़ते नहीं बच्चे। नहीं तो कितने पूरे उत्तराखंड में 71 तो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज 150 से ऊपर हैं। इतने स्टूडेंट हैं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे भैया, 50,000 1 लाख तो होंगे कम से कम, इतने स्टूडेंट। लेकिन उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो पढ़ते नहीं बच्चे। क्यों नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, क्या देखते हैं। और चलिए, मॉड निकालना है तो जब भी इस प्रकार के कोई आंकड़े दे रखे हो और मॉड निकालना हो तो जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो मॉड होता है। 4 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार है। 6 कितनी बार? 2 बार है। 7 कितनी बार? 3 बार है। 8 कितनी बार? 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 7, 3 बार है ना। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मॉड होता है। तो 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 7 मॉड हो गया, आंसर, खत्म बात, कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया मॉड। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि परवलय की उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला के लिए ई निकालना हो तो ई जो एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता को ई से डिनोट करते हैं, एसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। इसके भी डिटेल लेक्चर हमने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ई पैराबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है, बस ये 1 लिखना था और आंसर हो गया, खत्म बात, 1 आंसर, 2 मार्क्स कंफर्म, ठीक है। लेकिन अगर पैराबोला की जगह आपको इलिप्स आ जाए, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, तो बोला जाए कि इसकी एसेंट्रिसिटी बताइए कितनी होती है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी होती है स्टूडेंट लेस देन 1। ये लिखना था कि इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, ई लेस देन 1, बस, तो आंसर अगर इलिप्स का आएगा तो। हाइपरबोला, अति परवलय कि एसेंट्रिसिटी पूछी जाए तो ये ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। ये कई बार, ये तो बहुत बार पूछी गई है, ये कुछ बार ये भी पूछी गई है। तो इलिप्स की पूछी जाती है तो लेस देन 1, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 और पैराबोला की 1, बस याद रखना इस चीज को, इनमें से कोई एक पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस x इंटू dy अपॉन dx की होल पावर 3
प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर और डिग्री बतानी, ऑर्डर और डिग्री। हाँ, इसको हिंदी में इसको क्रम, ऑर्डर को हिंदी में क्रम भी बोलते हैं और कोटि भी बोलते हैं, कहीं कहीं कोटि भी लिखा हुआ सकता है। हाँ? और डिग्री को तो घात ही बोलते हैं, हिंदी में एक ही शब्द है घात, लेकिन ऑर्डर का क्रम भी कहीं कहीं लिखा जाता है और कोटि भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्डर डिग्री। ठीक है, सॉरी। तो ऑर्डर क्या, देखिए भैया ऐसा है कि dy अपॉन dx का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर रखा है। d3y अपॉन dx तो थर्ड डेरिवेटिव, मतलब तीन बार डिफरेंशिएट कर रखा है। तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंस, देखो होल पावर नहीं, अंदर d2y बटे dx स्क्वायर कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है? दो बार। dy बटे dx कितनी बार कर रखा है? एक बार। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन सा? ये वाला। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो मैक्सिमम वाला है वही ऑर्डर होता है कि सेकंड, मैक्सिमम वाला कौन सा है? सेकंड। दो बार डिफरेंशिएट हो रखा है। सबसे ज्यादा कौन सा हो रखा है डिफरेंशिएट? ये हो रहा है। कितनी बार? दो बार, सॉरी। हाँ, d2y बटे dx ये एक बार है, dy बटे dx एक बार, d2y बटे dx दो बार। तो सबसे ज्यादा बार दो बार डिफरेंशिएट हो रखा है, सेकंड डेरिवेटिव सबसे मैक्सिमम वाला है, तो वही आपका ऑर्डर होता है। तो टू ऑर्डर हो गया, दो बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम वाला है, तो मैक्सिमम वाला डेरिवेटिव क्या है? दो है, दो बार, तो इसलिए ऑर्डर दो हो गया। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया? दो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ही ऑर्डर होता है। हायर ऑर्डर क्या है? दो है, तो ऑर्डर दो हो गया। ठीक है, ऑर्डर दो हो गया। अब डिग्री की बात आती है भैया। डिग्री क्या होगी? जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव d2 by dx स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या है? 3 है, डिग्री 3 होगी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा उसकी होल पावर जो भी होगी, अगर कुछ नहीं है मान लीजिए इसकी होल पावर, तो समझो कि 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक, तो डिग्री 3, तो ये दोनों का मिला के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कोई एक सही है एक गलत है तो 1 मार्क्स मिलेगा, दोनों सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी डिटेल लेक्चर हमने पहला डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप, तो उसका पहला लेक्चर इसी पे है, ऑर्डर और डिग्री पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझना है क्योंकि कुछ कहीं पे डिग्री अनडिफाइंड भी होती है, उसको हमने वहां पे समझा रखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने 7 प्रॉपर्टीज बता रखी है डिटेल लेक्चर में स्टूडेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। तो ये बोला क्या कि दिस इक्वल टू दिस, क्या ये सही है? ट्रू या फॉल्स बता रखा है, सत्य या असत्य बताना है। अगर सही है तो सत्य लिख दो, आगे ट्रू लिख दो, टी लिख दो, और असत्य है तो असत्य लिख दो या फॉल्स लिख दो या एफ लिख दो। हा? तो स्टूडेंट ये सही है, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो ये लिमिट है a to b, इंटीग्रेशन a to b, हाँ, तो a जो है लोअर लिमिट होती है इंटीग्रेशन की और b अपर लिमिट, ये नीचे वाली अरे ऊपर वाली लिमिट। ठीक है, अगर नीचे वाले ऊपर वाली लिमिट को आपस में अदला बदली कर दी जाती है कि b को यहां लेके और a को वहां ले जाओ, जैसे यहां पे कर दिया हमने, तो माइनस का साइन आगे लिखा जाता है, माइनस का साइन आगे आ जाता है, तब वो इसके इक्वल ही रहता है। अदरवाइज अगर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो ये इसके इक्वल नहीं रहेगा। अगर इनको आपस में बदल दिया जाए तो माइनस का साइन आगे आ जाता है, तब ये दोनों बराबर रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो माइनस का साइन आगे आ जाता है। तो a टू b को b टू a कर दिया तो यहां माइनस का साइन आगे आ गया, तो ये इसके इक्वल रहता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है, बस खत्म बात। ठीक है, ऐसी और भी प्रॉपर्टीज हैं,
डिटेल लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल बताएं, यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना, तो डिटेल में बताने के लिए तो हमने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर, ठीक है। मतलब एक सर्किल है कोई जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे सेंटर का मतलब होता है, ओरिजिन पे सेंटर का मतलब होता है 0,0, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है। और रेडियस बता रखी इसकी r, तो जिस सर्किल की रेडियस r है और सेंटर 0,0 है, मतलब सेंटर ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु पे है तो कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, तो उस सर्किल की इक्वेशन बतानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, ये आपको याद होना चाहिए कि ऐसा सर्किल जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हो और रेडियस r हो, ऐसे सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर सेंटर h, k और रेडियस r है तो सर्किल की इक्वेशन ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, ए के जो पॉइंट है x, y मान सकते हैं क्योंकि मूविंग पॉइंट है, तो h, x और y तो रहेंगे ही, वेरिएबल है, h और k यहाँ ये वाले होते हैं और r जो है ये रेडियस होती है, ठीक है। अब चूंकि यहां पे h, k की जगह 0,0 है, तो h और k की जगह 0 रख दो, h और k की जगह 0 रख दो, चूंकि आप लिखेंगे चूंकि सेंटर ओरिजिन पे है या मूल बिंदु पे है, इसलिए h और k की जगह 0 रखने पर तो आप लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस तो आर ही है भैया, इसकी भी है ना, इसकी भी आर ही है, तो ये x माइनस 0 x ही रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आंसर। तो ये 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि राइट द फॉर्मूला फॉर स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। स्पेयरमैन क्रम सहसंबंध गुणांक आर का सूत्र लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का जो सूत्र होता है, आपको आंसर में सीधा ये लिखना है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, बहुत अच्छे से लिखना है। और ये आपका स्पेयरमैन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रैंक कोरिलेशन के लिए इस फॉर्मूले को दिया, क्रम सहसंबंध के लिए इस फॉर्मूले को दिया, और ये 2 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है ये। और एक ध्यान देना स्टूडेंट, 10 मार्क्स का भी पूछा जाता है बहुत बार, मतलब 99% चांस है कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए आपको 10 मार्क्स का भी आएगा। इसमें भी आ रखा होगा, क्या पता, इस पे, हाँ बिल्कुल आ रखा है, इसमें भी आ रखा है, तो हर बार आता है, वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है रैंक कोरिलेशन का, ठीक है, स्पेयरमैन वाला, वो भी आपको करना है। लेकिन वो कहां से करेंगे यहां तो मैं बताऊंगा ही सेक्शन सी में, लेकिन डिटेल वीडियो लेक्चर उसका जरूर देख लीजिए। जैसे मैंने गामा फंक्शन का बताया ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, उसका वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए अच्छे से। तो एक तो आपका गामा फंक्शन और एक आपका स्पेयरमैन, 20 मार्क्स का तो सीधे सीधे 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएंगे, और उसके अलावा फिर 2-2 मार्क्स के और आ जाएंगे, तो आसानी से आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो बैक की कोई समस्या रहेगी नहीं, तो इसलिए ध्यान देना इसका, एक तो फॉर्मूला है याद रखना है, और फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको तैयार रखना है इसका, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है,
y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उसका स्लोप निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इस प्रकार की कोई इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है, हाँ, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है मान लीजिए, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा बना रहा है, इसका टेन थीटा, इसका अगर टेन थीटा निकाल दिया जाए तो उसको स्लोप बोलते हैं, उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। एक तो वाई एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और एक स्लोप निकालने का एम, अगर थीटा दे रखा है तो तब स्लोप एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। अगर इस लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं तब स्लोप y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। तो इस लाइन पे ना तो पॉइंट दे रखे हैं ना एंगल दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है लाइन की। तो जब इक्वेशन दे रखी होती है तो तब स्लोप m इज इक्वल टू होता है dy बटे dx। बस dy बटे जो इक्वेशन दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करके dy बटे dx निकाल दो, वही आपका स्लोप हो गया। अगर पॉइंट दे रखा है तो उसमें पॉइंट रखो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो y का हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू 5x, x का 1 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देयरफॉर स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन m से डिनोट करते हैं उसको, हाँ, m इज इक्वल टू dy बटे dx, और dy बाई dx 5 आ गया, आंसर खत्म, खत्म, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। अगर x जो इधर dy बाई dx की वैल्यू x और x वगैरह कुछ होते तो उसमें पॉइंट दे रखा था, पॉइंट रखते, पॉइंट इसमें है नहीं, तो पॉइंट 5 आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं, कोई सा भी एक आ सकता है आपके पास, तो घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स का है, उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस से। तो स्टूडेंट ये देखिए, इसमें क्या है कि अगर e की पावर x है और यहां बीच में दो फंक्शन, एक फंक्शन fx है और उसका डेरिवेटिव यहां पे है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे e की पावर fx होता है, e की पावर और फंक्शन होता है। ये ट्रू है, कहने का मतलब ये ट्रू है। ये फॉर्मूले के रूप में इसको याद रख सकते हैं। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे कि ये आ रहा कि नहीं। देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो e की पावर x fx अलग रख लो, फिर प्लस e की पावर x का इसका अलग कर लो, e की पावर x f डैश x इसका अलग कर लो, ठीक है। e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दिए, ठीक है। अब इसको नहीं छेड़ना, इसको सॉल्व कर दो बस। इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का लगेगा। तो आईलेट के अनुसार आपको मैंने आईलेट के अनुसार fx तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल सबसे, तो फर्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा, ठीक है, आईलेट के अनुसार। अब आप बोलेंगे आईलेट अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने डिटेल लेक्चर में बता रखा है, ऑफलाइन क्लास में भी बता रखा है और ऑनलाइन में भी बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकते कि आपको आईलेट नहीं पता, हाँ। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और प्लस इसका तो हो गया, इसको एज इट इज लिख दो, e की पावर x और f डैश x dx, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों सेम है, एक माइनस के प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये fx इंटू e की पावर x, या e की पावर x पहले लिख दो इंटू fx प्लस c तो लिखते ही है, तो आगे नहीं यही वाला, तो इसलिए ये ट्रू है, कहने का मतलब ये ट्रू है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, डिटेल लेक्चर में जाना है तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो e की पावर x कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e की पावर x इंटू दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेक्शन ए का, और इसमें जो है आपको 10 करने होते हैं, ठीक है। 10 कर लिए तो 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 12, इफ मीन एंड मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड 18 रिस्पेक्टिवली फाइंड द मीडियन। ओके, देखिए स्टूडेंट, इसमें अब जब सॉल्यूशन आप करेंगे ना तो पहले लिखेंगे गिवन दैट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माध्य तो 20 है, मीन 20 है ना, मीन एंड मॉड 20 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब मीन 20 है, मॉड 18 है, ठीक है। तो मीन को हम m से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो मीन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मीन इज इक्वल टू 20 दे रखा है और मॉड इज इक्वल टू 18 दे रखा है और मीडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है कि वी नाउ दैट, आप लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मीन मीडियन मॉड के बीच संबंध का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है भैया, याद कर लीजिए इसको। और याद करने का मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं कैसे, देखिए सबसे पहले हम MO लिखते हैं, फिर उसके बाद ME लिखते हैं और उसके बाद M लिखते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट की डिक्शनरी के अनुसार सबसे ऊपर M आता है, तब ME आता है, तब MO आता है, ठीक है। तो हमने सबसे लेफ्ट में आपका MO लिख दिया, उससे फिर ऊपर वाला, फिर उससे फिर ऊपर वाला, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, सबसे ऊपर वाला तब नीचे वाला तब नीचे वाला, ठीक है, कम कर दे। उसके बाद इन दोनों के बीच में 2 डंडे लगा रहे हैं और फिर एक डंडा कम कर देना, यहां एक ही डंडा लगेगा, समझ? ओके, यहां पे 3 लिख रहे हैं, यहां पे एक कम करके 2 लिख रहे हैं, कम करना है। यहां डबल डंडा था, एक सिंगल में चेंज हो गया, यहां 3 था, एक कम हो गया, 2 हो गया। तो यही स्टूडेंट आपका मीन मीडियन मॉड के बीच संबंध का फॉर्मूला, ये मॉड है, ये मीडियन है, ये मीन है। तो मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखना इसको भैया। हाँ, कभी कभी फॉर्मूला भी आता है कि ट्रू है फॉल्स है, लेकिन वो कभी ये इसको इधर दे देगा। हाँ, चलो पहले इसको कर लेते हैं। ओके, यहां पे मॉड MO की जगह 18 दे रखा, तो 18 लिख दिए भैया, इज इक्वल टू 3 इंटू ME निकालना है, मीडियन निकालना है, माइनस 2 इंटू M कितना है, 20 दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 इज इक्वल टू 3ME माइनस 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इधर लेके आओ, कहां ले जाऊं मैं इसको, यहां पे ले जाता, चलो ठीक है। इसको यहीं रहने दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, मैं जरा थोड़ा और क्लियर तरीके से, 18 यहीं रहेगा लेफ्ट साइड, माइनस 40 लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 40, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, और इसको यहीं रहने दो राइट साइड, इज इक्वल टू 3ME एम्प्लाइज, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, इसको 3ME इधर लिख दो क्योंकि जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड, और 18 और 20 कितना होता है, 58, यहां लिख दो, ठीक है। ओके, 18 50, ठीक है। और ME बराबर, मीडियन बराबर 3 डिवाइड में चला जाएगा, 58/3, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 में करेंगे पहले, 3 1 जा 3, 2 बच्चे 28, 3 9 जा 27, 3 9 27, एक बचा, पॉइंट लगाए, 28 हो जाए ना, एक बचा 10, 3 3 जा 9, एक बचा 10, 3 3 जा 9, तो 19.33 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बात। 19.33 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बात। ओके, तो ये है भैया मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी तो ये आता है कि इन 2 में से 3 में से 2 दे रखे होंगे और तीसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। कभी फॉर्मूला ही आता है कि बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। अब मैं बताऊं आपको, जैसे कि बताइए कि 3ME इज इक्वल टू MO प्लस 2M, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक नजर में इसको देखने के बाद आप बोलेंगे फॉल्स है, लेकिन नहीं भैया, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला आ सकता है भैया, कैसा भी आ सकता है।
क्यों ट्रू है? क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखो बस, फिर उसको इधर उधर करो। -2me को इधर ले जाएंगे तो इसके साथ प्लस का हो जाएगा नहीं, तो इधर केवल 3m ही रहेगा। 3m = m + 2m। तो ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है। तो कभी कभी ट्रू फॉल्स के हिसाब से भी आता है कि बताओ, लेकिन ये आगे पीछे हो सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखो, उसको फिर इधर उधर करके मिलान करके आप मेजर करना पड़ेगा आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से सेक्शन ये कंप्लीट हो गया है और इसको बहुत अच्छे से आप समझिए, देखिए। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइज करिए और अपने नियर एंड डियर को जरूर बताइए। हाँ, अपने, देखो, कर भला तो हो भला, अपने दोस्तों को भी बताओ। ऐसा नहीं कि चुपके से मैं फायदा उठा लूंगा इसका औरों को नहीं बताऊंगा, नहीं, गलत चीज है। फायदा आपको तभी होगा जब आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। जब आप दूसरों की भी हेल्प करोगे तब आपके मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। ठीक है, तो दूसरों की भी हेल्प करनी है, अपने आप ही अच्छे से पढ़ना है और जितने भी नियर एंड डियर में आपको सबको बताना है कि मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल के चैनल पे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है, उसको पढ़ लो भैया। उसको पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। जो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसके भी पास होने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और लाइक कर दीजिए, लाइक का पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपके घर में लेक्चर भेज रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स कि क्वेश्चन पेपर, ऐसी और प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन पेपर से संबंधित कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। कुछ और कोई क्वेश्चन पूछना है पढ़ने लिखने से संबंधित तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं हर कमेंट का आपको जवाब देता हूं। मैं आपके लिए हर समय तैयार रहता हूं आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन आप करो तो मेहनत तो करो पहले। ठीक है, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और फिर सेक्शन भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं।